हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 7 अक्टूबर और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक्स हैं वो होंगे ओकस एयरलाइंस के ऊपर कि ये है क्या और अभी न्यूज़ में क्यों है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022 कि भाई किसको मिला है और किस वास्ते मिला है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये रहेंगे आज के हमारे टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022 ये किन को मिला है? ये मिला है स्यावंते पाबो को, ठीक है। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट है जो कि जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी बेस्ड है। और इनको ये क्यों मिला है? हु इज़ क्रेडिटेड with developing a new and innovative methodology to extract clean DNA from human fossils। कि भाई इन्होंने एक ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया है जिससे जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं, हज़ारों सालों पहले के जो इंसानों के जो अवशेष हैं, उनसे कैसे क्लीन डीएनए हम निकाल सकते हैं और जो निएंडरथल्स हैं उनके जीनोम की अच्छे से सीक्वेंसिंग करने की एक नई टेक्निक का इन्होंने क्या करा है? आविष्कार किया, खोज की है। आल्सो डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन सब स्पीसीज ऑफ ह्यूमन फैमिली। और इन्होंने इसके साथ ही साथ एक जो पुराने टाइम में कोई एक नई सब स्पीसीज रही होगी ह्यूमंस की, ठीक है ना, उनका डिस्कवर किया। उनको बोलते हैं डेनिसोवंस, जो कि रहे थे किसके टाइम के समय पे? निएंडरथल्स के समय पे। मतलब जब निएंडरथल्स रहते थे उसी टाइम पे वो रहते थे। अब ये है क्या वो बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक मैंने वो फ़ोटो डाली नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ के अंदर वो मिल जाएगी, ओके। तो वाइल इट इज़ पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट डीएनए सैंपल फ्रॉम फॉसिल रिमेन्स, इट कैन बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट मेनली बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन कलेक्टिंग द डीएनए। कि भाई देखो, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर तो हम कर सकते थे, ठीक है, फॉसिल से, लेकिन वो इतना क्लीन हो और बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के हो, ये कर पाना अब तक काफ़ी मुश्किल था। एक तरह से ये मान लो कि बहुत रेयरली होता था कि हमको किसी फॉसिल का बिल्कुल क्लीन डीएनए मिल जाए। सिमिलर बट डिफरेंट टेक्निक हैव बीन एम्प्लॉयड एट राखीगढ़ी एक्सकेवेशन। कि भाई इसी तरह की एक टेक्निक कहाँ पे भी लागू करी गई, जो राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर एक्सकेवेशन साइट है, प्रोजेक्ट साइट है, उसके ऊपर भी इसको यूज़ करके देखा गया, ठीक है। ऐसी ही एक टेक्निक को यूज़ करके देखा गया। जो निएंडरथल्स थे वो एक तरह की ह्यूमंस के ही स्पीसीज़ थी, जो कि मॉडर्न ह्यूमंस से के कज़न बोले जाते, क्योंकि जो मॉडर्न ह्यूमंस को बोलते हैं हम होमो सैपियंस, ठीक है। और जो इनसे पहले रहने वाली जो स्पीसीज़ थी उनको बोलते हैं निएंडरथल्स, जो करीबन 30,000 साल पहले धरती से ख़त्म हो गई थी। निएंडरथल्स और डेनिसोवियंस ये दोनों एक साथ अपने टाइम पे रहे हैं करीबन 20,000 साल तक, ठीक है। ड्यूरिंग विच दे नॉट ओनली इंटरेक्टेड विद ईच अदर बट आल्सो इंटरब्रीड। कि भाई ये एक दूसरे के साथ रहे नहीं, इन्होंने आपस में ब्रीडिंग भी करी है, ठीक है। निएंडरथल मैन इज़ अ बुक बाय स्यावंते पाबो, इनके द्वारा इस बुक को लिखा भी गया है। 2021 रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ वेयर डेविड जूलियस एंड एडम पाटापुतियन, ये पता नहीं भाई, देख लेना क्या है ये, ठीक है। फॉर देयर डिस्कवरीज इनटू हाउ द ह्यूमन बॉडी परसीव्स टेम्परेचर एंड टच। 2021 के जो ये नोबेल प्राइज़ विनर्स थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि भाई जो ह्यूमन की जो बॉडी है वो टेम्परेचर और टच को कैसे रिएक्ट करती है। अबाउट नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नोबेल प्राइज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 सेपरेट प्राइजेज़। ये 5 अलग तरह की कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, ठीक है। दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ ऐसी डिस्कवरी करी हो, ऐसा काम किया हो जिससे पूरी ह्यूमन काइंड को क्या मिले? बेनिफिट मिले, ठीक है। नेम्ड आफ्टर एल्फ्रेड नोबल के नाम के बेस पे इसका नाम रखा गया था, जो कि स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। और इनको फेमसली जाना जाता है क्योंकि इन्होंने किसकी इन्वेंशन की थी? डायनामाइट की। नोबेल प्राइज़ पहली बार दिया गया था 1901 के अंदर, और इसके साथ प्राइज़ के साथ साथ 10 मिलियन का कैश अवार्ड दिया जाता है। द मनी केम फ्रॉम ए बेंक्वेस्ट लेफ्ट बाई प्राइज़ क्रिएटर एल्फ्रेड नोबल। जो एल्फ्रेड नोबल है, जो इनके द्वारा जो रिक्वेस्ट
छोड़ी गई थी उसी के बेस पे इस प्राइज़ को इस मनी प्राइज़ को दिया जाता है, जिनकी डेथ हो गई थी 1895 में। इसका सोर्स क्या था? इस आर्टिकल का था द हिंदू। ठीक है, अब बात करते हैं ओकस के बारे में। वैसे 1 मिनट, ये हैं जो इनको सावंते पाबो, जिनको अभी नोबेल प्राइज़ मिला है। अब बात करते हैं ओकस के बारे में। ठीक है, ओकस बेसिकली है क्या? ठीक है, ये एक तरह की ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है बिटवीन यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एयू से ऑस्ट्रेलिया, यूके से, 1 मिनट, हाँ, एयू से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएस से सबको पता ही है, ठीक है, और ये एक तरह से यूके बीच में आ गया। तो चाइना ने अभी क्या है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के अंदर एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन डाला था। किसके अगेंस्ट में? ओकस के अगेंस्ट में, कि भाई ये एक तरह से क्या है, जो एनपीटी है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। और जब इनको क्या है ना, मेजॉरिटी मिली नहीं, तो इस वजह से फिर इन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। इंडिया भी इसमें किसके साथ में था? ओकस के साथ में था। ठीक है, चाइना के अपोजिट खड़ा था, और इसी वास्ते जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी के कारण सबने इस चीज़ की काफ़ी सराहना भी की। ठीक है, अब ओकस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते, ये है क्या? इट इज़ अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, अनाउंस्ड इन 2021 फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बेसिकली ये बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, चाइना अपना दबदबा बनाता जा रहा था। ठीक है, हर एक देश की बाउंड्री पे अपना कब्जा करने की कोशिश में रहता है। तो इस ओकस ग्रुप में क्या था ना, कि टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी टू बिल्ड ए फ्लीट ऑफ एटलीस्ट 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, कि भाई इस जो ये पैक्ट हुई थी, ठीक है, जो ये पार्टनरशिप हुई थी, इसके अंदर ये क्या करेंगे, एक फ्लीट बनाएंगे। ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होंगी, और जो किससे आर्म्ड होंगी, जो कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं उनसे होंगी, ना कि न्यूक्लियर वेपन से। द पैक्ट इज़ आल्सो सीन एज ए डेटरेंस टू चाइनाज एग्रेशन टू पैसिफिक रीजन। मतलब क्यों करी गई थी ये पैक्ट? क्योंकि चाइना एग्रेशन दिखा रहा था ना छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ के ऊपर भी और पैसिफिक रीजन के ऊपर भी, कि ये कहता था कि यहाँ तक एरिया मेरा है, यहाँ तक और कोई नहीं रहेगा, है ना। इस चीज़ से इसको टैकल करने के लिए इस ग्रुप ने आपस में मिलके एक पैक्ट करी थी, जिसके अंदर ये सबमरीन बनाने वाले थे। The pact also include the cooperation on advanced cyber, artificial intelligence, autonomy, quantum technology, undersea capabilities, hypersonic and counter-hypersonic, electronic warfare, innovation, information sharing। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब जगहों पे भी ये आपस में कोऑपरेट करने वाले हैं। It complements several pre-existing similar arrangement for region like Five Eye Intelligence Cooperation Initiative, एशियन एंड क्वाड्स। तो ये जितनी और एसोसिएशंस हैं, इनके साथ भी ऐसे ही अरेंजमेंट, सिमिलर अरेंजमेंट चलती रहती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है ओकस का? ओकस एम्स टू इंश्योर दैट देयर विल बी अ फ्रीडम एंड ओपननेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी। कि भाई एक तरह से ओकस क्या इंश्योर करेगा कि जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सब अपनी फ्रीडम से रहें, ठीक है, अपना व्यापार करें, कोई एक कंट्री आके किसी दूसरी पे दबदबा ना बनाए, जिसके अंदर क्या शामिल है, साउथ चाइना सी भी शामिल है। Although no explicit mention was made of China in any of the AUKUS announcement, this group challenged the regional hegemony ambition of the China। देखो, चाइना के खिलाफ तो इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई चाइना को इसमें अनदेखा करा गया था। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये चाइना के अपोजिशन में ही बनाई गई थी। Given the inroad to China has made recent decades with its Belt and Road Initiative in India's neighborhood, fear over encirclement of India by China may be partially mitigated by AUKUS। अब ये क्या कहा गया है ना, कि चाइना ने अपना एक क्या कहते हैं, इनिशिएटिव चला रखा था, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर क्या है, ये इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और उस चीज़ को एक तरह से रोकने का किसने काम किया है? ऑकस ने। ऑकस डायरेक्टली किस पे प्रेशर डाल रहा है? चाइना पे। फर्दर इंडिया में भी इंडी ड्राइव सेकेंडरी
benefits from having three advanced nation with arguably the most sophisticated military know-how in the world coming target to get। तो भाई देखो, इंडिया को भी इससे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड की 3 काफ़ी जो एडवांस नेशन है और उनकी जो मिलिट्री है, ठीक है, उसका साथ भी इंडिया को मिल जाएगा। चाइनाज ओपोजिशन, चाइना आर्ग्यू दैट द इनिशिएटिव वायलेट्स द NPT। चाइना आल्सो क्रिटिसाइज IAEA's रोल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो IAEA क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। कि भाई ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये ध्यान रखती है भाई किसी भी देश के अंदर अगर न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल जाता है तो उसका सही से यूज़ हो, ठीक है, ना कि उसका वेपन बनाने के अंदर यूज़ हो। इस चीज़ के ऊपर देख रेख ये करती है। अगर देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी यूरेनियम का आयात निर्यात होता है तो सारी जानकारी इसके पास रहेगी। चाइना का ये कहना है कि भाई इनको जानकारी थी फिर भी इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का परमिशन कैसे दे दी। तो इस वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि भाई नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन्होंने साइन कर रखी है फिर भी ये न्यूक्लियर सबमरीन्स को यूज़ कर रहे हैं। However, AUKUS partner and IAEA say that NPT allow marine nuclear propulsion provided necessary arrangement are made with IAEA। तो यहाँ पे क्या कहता है AUKUS और ये जो एजेंसी है कि भाई जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके अंडर में हम देखो वेपन तो नहीं बना सकते किसी भी तरह से, लेकिन हाँ जो न्यूक्लियर प्रोपल्सन मरीन या फिर ये सबमरीन हम बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं हुआ। और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस चल रहे हैं। 1984 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने खुद को न्यूक्लियर फ्री जोन पॉलिसी के अंदर ले लिया था, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो इस वजह से जो वहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया ने किसको अपसेट कर दिया, फ्रांस को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले डील कर ली फ्रांस के साथ में 90 बिलियन की, जिसके अंदर इनको कन्वेंशनल सबमरीन मिलती, मतलब जो डीजल इंजन वाली सबमरीन्स है, और फिर उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि इनको अच्छी डील मिल गई थी ये AUKUS ग्रुप से, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जानी है। और फिर इसी के साथ इन्होंने न्यूजीलैंड को भी एक तरह से क्या कर दिया, अपसेट कर दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, LI है, लेकिन फिर भी उसको अलग क्यों करा गया, क्योंकि इसकी भी एक न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी रही है। बैटल ग्राउंड की देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड के रूप में उभर के आ रहा है, सब चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा कब्जा हो। IAEA के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वाइडली नोन एज वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, कि भाई जो एटॉमिक एनर्जी है उसका पीस और डेवलपमेंट के अंदर ही यूज़ हो, ना कि किसी भी तरह के वेपन्स वगैरह बनाने में यूज़ हो। तो ये वाली एजेंसी इसका काफ़ी पूरा ध्यान रखती है। ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन, तो ये यूनाइटेड नेशन फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कब क्रिएट हुई थी, 1957 के अंदर हुई थी, इन रिस्पॉन्स टू डीप फियर एंड एक्सपेक्टेशन जनरेटेड बाय द डिस्कवरीज एंड डाइवर्स यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इट्स रिपोर्ट्स एनुअली टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हर साल अपनी ये रिपोर्ट किसको सौंपती है, UNGA को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना, जो कि कहाँ पे, ऑस्ट्रिया के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव तो हमने देख ही लिए कि भाई पीसफुली न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ हो, किसी भी तरह से उसका मिलिट्री या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर यूज़ ना हो। और सबसे बड़ी बात 2005 के अंदर इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था कि भाई ये कैसे पूरा ध्यान रखती है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का, कि भाई कहीं पे भी इनका यूज़ ना हो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। In recently, India's permanent mission to United Nations and UNESCO, Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development organized a panel to discuss to commemorate the International Day of Non-Violence। UNESCO और जो यूनाइटेड नेशन के साथ में जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये ग्रुप है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, इन्होंने
पैनल को ऑर्गेनाइज करा था, जिसके अंदर किस चीज़ पे बात करी गई थी, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, कि भाई एक इंटरनेशनल डे ऐसा भी होना चाहिए जो नॉन वायलेंस को समर्पित हो। इवेंट शो ए लाइफ साइज कलर होलोग्राम ऑफ गांधी जी। अब जो इवेंट था ना, इसमें गांधी जी का एक लाइफ साइज, मतलब एक जितनी एक रियल इंसान की हाइट होती है उतने हाइट का एक होलोग्राम, एक 3D स्ट्रक्चर, जैसे लाइटें मारते हैं ना, उनसे एक इंसान या फिर किसी भी चीज़ की हम आकृति बना लेते हैं ना, तो उस तरह से गांधी जी की वहाँ पे एक प्रतिमा बनाई गई थी विद एन एडवांस रिप्रोग्राफिक टेक्निक एंड AI टेक्नोलॉजी। गांधी जी का जन्म 1869 के अंदर हुआ था, पोरबंदर टाउन के, जो कि कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। गांधी जी हमेशा किसको गांधी जी ने बढ़ावा दी है, नॉन वायलेंस को, अहिंसा का रास्ता इन्होंने हमेशा अपनाया है। और किसके खिलाफ सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करा गया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डे के बारे में पढ़ लेते हैं। ईरानियन नोबल लिटरेट शिरीन इबादी, जनवरी 2004 में इन्होंने पहली बार इस आइडिया को प्रपोज किया था कि नॉन वायलेंस का डे होना चाहिए पूरे अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जून 15, 2007 को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, इन्होंने भी एक क्या अपना रेजोल्यूशन पास कर दिया था अक्टूबर 2 को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में बनाने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरे देश के अंदर नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और हर तरह की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दिया जाए, है ना, फंडामेंटल फ्रीडम, इस तरह की लोगों के बीच में क्या जाए, एक आइडिया जाए, अवेयरनेस हो। तो यही सब यहाँ पे दिया गया है। जो डायलॉग विद होलोग्राम वाज इन्वेस्ड इन 2019 एंड वाज क्यूरेटेड बाय बिराद राजाराम याग्निक, डायरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी डिजिटल म्यूजियम इन हैदराबाद। इनके द्वारा भी एक होलोग्राम क्या है ना 2019 के अंदर एनविजन किया गया था। ठीक है, इसका मतलब भी एक तरह से यही था कि लोगों के अंदर फ्यूचर ऑफ एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन हो, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। होलोग्राम के बारे में पढ़ें तो ये एक तरह का 3 डायमेंशनल इमेज फॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, जो लाइटों से और लेज़र लाइट से एक तरह की इमेज बना के निकलता है। और यहाँ पे पूरा उसी चीज़ के बारे में बताया गया जो मैंने अभी आपको रिसेंट में बताई थी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी बताइएगा मेरे को, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।